नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 57 नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 56 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में आज भी हम लोग सेट देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन है AITUC, ऑप्शन नंबर बी AITUC। इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। इसकी स्थापना किसने किया था? तो MN जोशी ने। किसने किया था? MN जोशी ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछ लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वहीं बात करें CITU, इसकी स्थापना 1970 में किया गया। 1970 में किया गया। इसका फुल फॉर्म सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन। वहीं बात करें INTUC, तो इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना फुल फॉर्म इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था 3 मई 1947 को स्थापना किया। वहीं बात करें भारत मजदूर संघ, इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को किया गया। किसके द्वारा? डंटो पंत ठेंगड़ी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किसने किया था? तो ये अगस्ट काम्टे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, अगस्ट काम्टे ने किया था। वहीं कार्ल मार्क्स, तो इन्हें कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ सरप्लस। अच्छा, हर्समैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो हर्समैन ने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया था। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हर्समैन ने दिया था। वहीं दादा भाई नौरोजी ने विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। कब? 1995 में। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी मानव संसाधन का विकास। वहीं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भी शुभारंभ 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में किया था। वहीं बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। काम, भोजन, काम और उत्पादन इसका नारा था। किसका? 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। और इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना किसमें प्रारंभ हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। वहीं 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी, किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों की बात करें तो सबसे पहले यूरोपीय देशों में सबसे पहले कहाँ के आए थे? तो पुर्तगाली के आए थे। सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे पहुंचा था। उस समय वहाँ के शासक राजा जमोरिन थे, जिन्होंने उसका जोरदार स्वागत किया था। उसके बाद प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था अल्मेडा। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। वहीं बात कर लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह जब आया तो भारत में यह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर को अपने राज्य में मिलाया था। वहीं बात कर लेते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने मुख्यालय को कोचीन से कहाँ ले गया? गोवा ले गया था। कहाँ ले गया? गोवा ले गया था। अब पुर्तगाली की बात करें तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है। चलिए देखते। प्रश्न है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था? यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। यह किसने कहा था? के.एम. पनिक्कर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पनिक्कर ने। प्लासी के युद्ध की बात करें, ये हुआ कब था? 23 जून, इसका दिन भी याद रखना, 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो है सिराजुद्दौला हार गया था। वहीं इसके बाद जो हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। जबकि बंगाल का गवर्नर था उसमें बेंसी टॉट। ये भी एग्जाम में आया है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसी टॉट था। कौन? बेंसी टॉट था। चलिए देखते अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1847 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। बाद में इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? तो इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया था 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में। बात करें मुंबई, तो मुंबई आईआईटी की स्थापना कब हुआ? मुंबई आईआईटी की स्थापना कब किया गया? 1958 ईस्वी में। वहीं कानपुर आईआईटी की स्थापना 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। अब बात करें सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में खड़गपुर आईआईटी, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया था। कब? 1951 ईस्वी में किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था? तो किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा? चार्टर्ड एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड एक्ट 1833। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जबकि हम लोग जानते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत कंपनी के अधिकार को छीना गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ छूट दिया गया था और कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कितना वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। वहीं बात करें चार्टर्ड एक्ट 1853, तो इसके तहत इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने के लिए व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया था। चलिए देखते। प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये एक कर व्यवस्था था जो शिवाजी के द्वारा लिया जाता था। चौथ जो है किससे लिया जाता था? पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। क्यों? क्योंकि मराठा उस पर आक्रमण नहीं करेगा, इसके लिए उन्हें टैक्स देना होता था, राजस्व देना होता था, जिसे चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी ये भी पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। ये उन राज्यों से लिया जाता था जिस पर मराठा अपना अधिकार दिखाते थे, लेकिन वह मुगलों के अधीन था। यानी चौथ का 10% एक्स्ट्रा करके लिया जाता था सरदेशमुखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। यानी सबसे पहले पेशवा कौन बना? तो इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ। इनका काल, ये कब पेशवा बने थे? बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 ईस्वी में।
1713 से 1720 ईस्वी तक। उसके बाद कौन बने थे? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक बने थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव, जिसे हम लोग नाना साहेब के रूप में जानते हैं, यह 1740 से 1761 तक रहे, 1761 तक रहे। वहीं 1761 से 72 तक रहे थे माधवराव। कौन रहे थे? माधवराव। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मराठा से, मराठों का वेक्यावली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? नाना फडणवीस को कहते हैं। नाना फडणवीस को मराठों का वेक्यावली कहते हैं। अच्छा, मराठों का इतिहास किसने लिखा? ये भी एग्जाम में आया है। मराठों का इतिहास किसने लिखा? तो मराठों का इतिहास लिखा था ग्रांट डफ ने। ग्रांट डफ ने लिखा था, बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एका आंदोलन या कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो एका आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? तो लगान की दरों में 50% से अधिक थी, बिल्कुल सही। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति था, बिल्कुल सही। बेगार की प्रथा थी, बिल्कुल सही। और सेना में भर्ती होने का दबाव था, ये सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों ने फांसी की सजा किसे दिया था इनमें? तो इनमें दिया था राजगुरु को, ऑप्शन नंबर सी। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को। और फांसी कहाँ दिया गया था राजगुरु को? राजगुरु और भगत सिंह को फांसी लाहौर में दिया था। कहाँ दिया गया था? लाहौर सेंट्रल जेल में। वहीं बात करें जतिन दास, तो इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी 13 सितंबर 1929 ईस्वी को। चंद्रशेखर आज़ाद ये शहीद हो गए थे कहाँ? तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। ये कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को। वहीं बात करें कल्पना दत्त, ये भी एक क्रांतिकारी नेता थी जो सूरसेन के दल से शामिल थी। सूरसेन के दल से शामिल थी और इनका मृत्यु कब हुआ? 1995 में। और इन्हें जो है वीर महिला की उपाधि दिया गया है। कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आनंद मठ को किस नाम से? बंगाली देशभक्ति का बाइबल, ऑप्शन नंबर सी। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लेखक कौन है आनंद मठ के? तो हम लोग जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? यानी दास प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो एलन ब्रो ने लगाया। किसने लगाया? एलन ब्रो ने दास प्रथा पर रोक लगाया। कब? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। अच्छा, पूरा हम लोग देख लेते हैं। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। कब लगाया? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। वहीं शिशुवध प्रतिबंध किसने लगाया? वेलेजली ने लगाया। किसने? वेलेजली ने लगाया। 1798 के आसपास शिशु हत्या पर रोक लगाया गया था। वहीं बात करें शारदा एक्ट, ये इरविन के द्वारा 1930 ईस्वी में। इसमें जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष किया गया और लड़कों का 18 वर्ष किया गया। वहीं नेटिव मैरिज एक्ट ये किन के द्वारा? तो ये लगाया था नॉर्थ ब्रुक के द्वारा अंतर्जातीय विवाह से संबंधित था। और ये कब? 1872 ईस्वी में, नेटिव मैरिज एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो सबसे निर्मम दमन किया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर शीर्ष सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सबको गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बात करें असहयोग आंदोलन, ये 1 अगस्त
1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। वहीं बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। वहीं बात करें खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया था? तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? शाहजहां ने। बात करें इलाही संवत, तो इसके शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था अकबर ने। अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत किया था कब? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। वहीं औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब दारुल हर्ब को, औरंगजेब जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो ये उपाधि दिया गया था राजा रामचंद्र को। ऑप्शन नंबर बी, किसे? राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र देवगिरी का शासक था। कहाँ का शासक था? देवगिरी का शासक था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, ये गद्दी पे बैठा था 1296 ईस्वी में। कब? 1296 ईस्वी। इसका बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका बचपन का नाम था अली और गुरसप। अली और गुरसप इसका बचपन का नाम था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी नामक शहर, होजई अलाई तालाब और हजात खंबा महल का निर्माण कराया। हजार खंबा महल का बाजार नियंत्रण के लिए इन्होंने दीवाने रियासत की नियुक्ति किया, शाहना ए मंडी की नियुक्ति किया, वहीं बरीदे मंडी की नियुक्ति किया। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व कितना था? 1/2। 1/2। इन्होंने 2 नए कर लगाए थे, एक घरई कर और एक चरई कर। घरई कर मकान के लिए और चरई कर चराई के लिए। चरई कर चराई के लिए। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी, इससे क्वेश्चन आता है कि यह लूट के माल पर, जिसे खम्स कहते थे, कितना हिस्सा लेता था? तो लूट के माल पर यह कितना हिस्सा लेता था? तो ये 4/5 लेता था, यानी 5 में 4 हिस्सा ये लेता था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है जिसकी रचना गुलबदन बेगम उसकी बहन ने किया था। वहीं बात कर रहे थे बाबर नामा। बाबर नामा की रचना किसने किया था? बाबर ने खुद किया था। किसने किया था? बाबर ने खुद किया था। वहीं बात करें अकबर नामा, तो अकबर नामा की रचना किसने किया था? तो अकबर नामा की रचना किसने किया? हम लोग जानते हैं, अकबर नामा की अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना किया था। वहीं बात करें तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, जहांगीरी, इसको पूरा किसने किया? स्टार्ट तो जहांगीर ने खुद किया था, लेकिन इसको पूरा किया था मोतबिंद खान ने। किसने किया था? मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जुन्नार में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जी। जुन्नार की गुफाओं लगभग कितने शैल चित्र हैं? लगभग 130, लगभग 130 है। वहीं बात करें ये है कहाँ? तो ये चारों जो है, ये चारों गुफा जो है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमाक्ष किस सिक्के किस धातु के हैं? तो ये किस धातु के हैं? तो ये चांदी के हैं। ऑप्शन नंबर ए, किस धातु के प्राप्त हुए? चांदी के प्राप्त हुए। प्रश्न है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम किस अभिलेख में है? तो ये किस अभिलेख में है? बेजाज कोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी, बेगाज कोई अभिलेख। ये लगभग कितना पुराना अभिलेख है? ये अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है। वहीं बात करें इंद्र, तो इंद्र को किसके देवता के रूप में हम लोग जानते हैं? तो इंद्र को युद्ध के देवता, इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में जानते हैं।
जबकि वरुण को जल के देवता के रूप में जानते हैं। वरुण को जल के देवता, अग्नि को प्रकाश का देवता, पृथ्वी को सृजन की देवता, पृथ्वी को सृजन की देवता, वहीं मित्र को प्रकाश की देवता, मित्र को प्रकाश की देवता के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है? तो पाशुपत संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी, पाशुपत संप्रदाय। अच्छा आप लोग बताएं, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे संत ज्ञानेश्वर। कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। सनक संप्रदाय के संस्थापक थे निकम्माचार्य। कौन थे? निकम्माचार्य थे। वहीं बात करें वैष्णव संप्रदाय, तो कृष्ण को इसका संस्थापक माना जाता है। किसे? कृष्ण को। वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण को माना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो कुल विक्रमादित्य की चर्चा है 14, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे प्रमुख विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और हेमचंद्र जिसे कहते हैं, हेमचंद्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो किस वंश के साम्राज्य को? पाल वंश के साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल थे। वहीं प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। और ये जो सुलेमान आया था, ये कब आया था? ये 750, ये कब आया था? 750 ईस्वी में, प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के काल में, प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के काल में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासन काल से संबंधित था? तो वसुमित्र ये किसके शासन काल से संबंधित था? ये कनिष्क के काल से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। तो कनिष्क हम लोग जानते हैं, कनिष्क किस वंश के शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, जबकि कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। कनिष्क यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था उन्होंने। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी के समय में कुंडल वन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष जो है इसका राजकवि था, अश्वघोष इसका राजकवि था, जबकि चरक इसका राजवेद था। चरक क्या था? राजवेद था। और नागार्जुन भी इसी के दरबार में रहते थे। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई थी, और नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसलिए नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किस से प्राप्त होता है? तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऋग्वेद से, हम लोग जान लेते हैं। वेद, उपनिषद, ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं, चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? ये भी एग्जाम में आया है, तो जावलोपनिषद, जावलोपनिषद में है। वहीं बात करें 3 आश्रम का उल्लेख, बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रम का उल्लेख किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। वहीं बात करें सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य और बृहदारण्यक। वहीं बात करें सबसे प्राचीन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। सबसे पवित्र नदी, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र था। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा। कौन? बिंबिसार। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। उसके बाद नंद वंश आया। कौन? नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने किया। इसका अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। और घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। वहीं इसके बाद शुंग और शुंग वंश। तो शुंग वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया? तो बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, 1857 की बात करें तो जान लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली से। दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। किसने? बहादुर शाह जफर ने उसका नेतृत्व किया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। वहीं बात करें कानपुर से तो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। और उसका सेनापति था टाटिया टोपे। वहीं झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। वहीं बात करें इलाहाबाद से, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद से किसने किया था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और बरेली से किसने किया था? बरेली से खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मूल अधिकार और किस अनुच्छेद में आता है? समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 तक आता है। और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें उसे सशरीर उपस्थित होना होता है। परमादेश यह तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। वहीं बात करें उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण यह एक निवारक एवं सहायक रीट होता है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं बात करें अधिकार पृष्ठा, तो अधिकार पृष्ठा ये कब जारी किया जाता है? इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। और एक होता है प्रतिषेध, एक होता है प्रतिषेध जिसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायाधीश कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, यानी रोका जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कोई मंत्री लोकसभा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यही गलत है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा किसमें निहित है? तो हम लोग जानते हैं
निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है, नीति निर्देशक तत्व में है, ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक है। वहीं मौलिक कर्तव्य हम लोग जानते हैं यह अनुच्छेद 51 का क में है, अनुच्छेद 51 का क में है। वहीं चौथी अनुसूची की बात है तो राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो हम लोग जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। वहीं बात करें अयंगर समिति, इसकी स्थापना 1949 में किया था, सचिवालय पुनर्गठन से संबंधित था। वहीं बर्मा समिति की बात करें तो ये यौन उत्पीड़न से संबंधित था, इसकी स्थापना 2013 में किया गया था। वहीं बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित था और इसकी स्थापना कब किया था? 1957 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित नहीं, हुंडू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही, चचाई प्रपात विट्स नदी ये भी सही है, धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा ये भी सही है, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। बूढ़ा घाघ प्रपात ये बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है? ये कोयना की एक सहायक नदी है बूढ़ा नदी, उस पर है। ये है कहाँ? ये झारखंड में है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है। ये झारखंड के लातेहार जिले में है, झारखंड के लातेहार जिले में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल मिट्टी का लाल कलर किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसमें जो है लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जबकि पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की भी इसमें कमी होती है। वहीं बात करें काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो टिटानी फेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना, टिटानी फेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। वहीं लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी को हम लोग निच्छालित मृदा कहते हैं। कैसी मृदा? निच्छालित मृदा कहते हैं, जिसमें लो ऑक्साइड और अमोनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और कैल्शियम की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी? तो रेड इंडियन जनजाति हम लोग जानते हैं यह उत्तरी अमेरिका का मुख्य या मूल रूप से निवासी है। वहीं बात करें कुछ प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति इसका निवास स्थान ग्रीनलैंड और कनाडा है। वहीं बात करें खिरगिज जनजाति इसका मूल निवास स्थान मध्य एशिया, कहाँ? मध्य एशिया है। वहीं माओरी जनजाति इसका निवास स्थान न्यूजीलैंड है, कहाँ? न्यूजीलैंड है। वहीं आता है वेदास जनजाति इसका निवास स्थान श्रीलंका है, बहुत बार एग्जाम में आया है। वहीं सेमांग जनजाति इसका निवास स्थान मलेशिया है, कहाँ? मलेशिया है, सेमांग जनजाति मलेशिया। बुशमैन जनजाति इसका निवास स्थान कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल। और एग्जाम में आता है पिगमीज जनजाति कांगो बेसिन, इसका निवास स्थान कांगो बेसिन है। और बद्दू जनजाति ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बद्दू जनजाति इसका निवास स्थान कहाँ है? अरब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा
स्थलरुद्ध देश है? तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये सारे एशिया के देश हैं। उसके बाद मंगोलिया दूसरे नंबर पर है। चलिए इसे हम लोग मैप में देख लेते हैं। इसमें एशिया के कुछ लैंडलॉक कंट्री हैं। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है ये कजाकिस्तान। उसके बाद आता है मंगोलिया का नंबर, उसके बाद मंगोलिया का नंबर आता है। और उसके बाद देख लीजिए इधर जो है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लानोस जो है ये भी दे दिया जाता है। लानोस जो है या पूरब और दक्षिण में एक देश है लानोस, जो एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी एग्जाम में आता है। और यहाँ नेपाल, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और ये भूटान, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये कहा जाता है भूटान को। किसे? भूटान को, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ क्यों जाता है? तो सबसे अधिक बिजली चमक, सबसे अधिक बिजली का चमकना कहाँ देखा जाता है? भूटान के ऊपर देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शैचालम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। कौन? नीलगिरी। कब बना? 1986 में। 1986 में। सबसे अंतिम में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किसे शामिल किया गया? तो सबसे अंतिम में शामिल किया था पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये 2011 में शामिल किया गया, 2011 में। अच्छा एक आता है डिब्रू सेखोवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये किस राज्य में? ये असम में है। किस राज्य में? असम में। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ है। कौन है? कच्छ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो जलेपला दर्रा, तो हम लोग जानते हैं ये सिक्किम में है। बॉमडिला दर्रा ये हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा ये कहाँ है? तो दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में। तो ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ प्रमुख दर्रे को हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जित दर्रा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिव किला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में माना और ये नीति और लिपू लेक ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहीं बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे जलेपला और नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। और मणिपुर का तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच पिनरीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन और फ्रांस के बीच फैला हुआ है पिनरीज पर्वत, जो इन दो देशों के बीच सीमा भी बनाता है। वहीं बात करें हम लोग कारपेंथिस पर्वत ये कहाँ है? तो कारपेंथिस पर्वत ये पूर्व मध्य यूरोप में। वहीं जूरा पर्वत की बात करें, यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है जूरा पर्वत। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है पंचप्रभा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचप्रभा झील यह राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के झील से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील और जयसंबद झील और फतेह सागर झील, ये सब किस में है? ये सारे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। वहीं कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कहाँ है?
आंध्र प्रदेश में है। वहीं वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील केरल में है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। बात करें भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है, तो सांभर झील जो राजस्थान में। सबसे मीठे पानी का झील की बात करें तो वूलर झील है। कौन है झील है, वूलर झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। वहीं ऊंट कडाल पुल यह किस झील पर है, डल झील में, जो निशांत बाग से दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये भी एग्जाम में आया हुआ, चुलामू झील जो सिक्किम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है, तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर डी। प्रदूषण से संबंधित कुछ शब्दावली को हम लोग जान लेते हैं। डीओ क्या होता है, तो डीओ होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ कहा जाता है। वहीं बीओडी ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वहीं एक होता है एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो रक्त परिसंचरण की खोज किया विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। जबकि रक्त समूह का खोज किसने किया, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। वहीं रॉबर्ट हुक, तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। वहीं कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज किया था ल्यूमेन हॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, तो ड्रोसेरा जो है एक कीटभक्षी पौधा होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होता है। कितना होता है, 1:2:1 के अनुपात में होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो ऊर्जा का निर्माण करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना। और कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद, मक्का आदि से प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो एड्रीनलीन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनलीन हार्मोन। यह जो है पादप में नहीं पाया जाता। इसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। वहीं जिब्रेलिन हार्मोन, तो जिब्रेलिन हार्मोन यह पौधों का वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन यह भी पौधों का वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन पौधों को ऊंचाई यानी हाइट बढ़ाता है। साइटोकानिन पादप का कोशिका विभाजन करता है। पादप का कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, तो ये इस 3 बीमारियों का एक टीका दिया जाता है। तो ये क्या है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कहीं कहीं डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस दे दिया जाता है, तो इसमें देखना है। कुकुर खांसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं परटूसिस। क्या कहते हैं, परटूसिस, यानी डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस, ये 3 चीज़ों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, तो पी ब्लॉक के तत्व कौन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। कौन नहीं है,
हाइड्रोजन नहीं है। इसे चलिए हम लोग मैप में समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग 4 ब्लॉक देखते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये ब्लू कलर का जो हुआ ये आते हैं एस ब्लॉक में। किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। ये जो लाइट गुलाबी है ये किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। और ये जो ग्रीन है इसको पी ब्लॉक में बांटा गया है, और ये जो ऑरेंज है इसे एफ ब्लॉक में बांटा गया। किस में? एफ ब्लॉक में बांटा। क्वेश्चन में था कि पी ब्लॉक में कौन शामिल नहीं, तो पी ब्लॉक में जो है इस ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन शामिल, ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन शामिल नहीं है। हाइड्रोजन जो है किस ब्लॉक में आता है? हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है। हाइड्रोजन और हीलियम ये एस ब्लॉक में आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम चित्र के अनुसार हम लोग चित्र में इसे समझने का कोशिश करते हैं। चलिए दर्पण में समझते हैं। ये दर्पण, इसका पीछे कलई किया हुआ है, ये दर्पण का हो गया, ये दर्पण का हो गया वक्रता केंद्र। क्या हुआ? वक्रता केंद्र। और ये दर्पण पे ये वाला ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो ये वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं।